नमस्कार दोस्तों। डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं दिलीप सैनी एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे 10th क्लास की साइंस के ऊपर। तो 10th क्लास की साइंस की जो क्लासेस है वो आज से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर साइंस में सबसे पहले जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, यानी जो भौतिक विज्ञान वाला जो पार्ट है, उसको मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो उसमें अपना पहला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 9 या लेसन नंबर 9 जो है वो अपना है प्रकाश। तो आज अपने बात करेंगे प्रकाश के ऊपर कि प्रकाश क्या होता है, और इन सभी अपने जो लेसन है उसके अंदर हम प्रकाश के बारे में अनेक सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट अपना होता है प्रकाश, कि प्रकाश है क्या चीज। ठीक है, तो अपने बात करते हैं प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है प्रकाश। अब माइंड में क्वेश्चन ही आता है, ऊर्जा क्या चीज है? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को ही अपने क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कार्य अगर कम कर पा रहा है तो अपने क्या कह सकते हैं? उसमें ऊर्जा कम है। यही कोई उसके कंपेयर में कोई दूसरा व्यक्ति है, वो ज्यादा कार्य कर सकता है, तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे? उसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो यही अपने होता है, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ही अपने ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का ही एक रूप कौन सा है? अपने प्रकाश है। इसके अलावा अपने ये देखते हैं, प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कह सकते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी विकिरण है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब क्या होता है? ऐसे विकिरण जिसको चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वापस से सुनना, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकता है। जबकि ध्वनि तरंगे हैं, वो क्या होती है? उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और बिना माध्यम के वो एक जगह से दूसरी जगह संचरित नहीं हो पाती। जबकि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं, अगर ये विद्युत तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसकी तरंग दैर्ध्य अपने बात करते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो अपने देखते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। अब ये नैनोमीटर क्या होता है? तो मैं लिख देता हूं, ये एक लंबाई का ही मात्रक है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर की। एक नैनोमीटर बराबर कितना हो गया? 10 की पावर -9 मीटर। और दूसरा अपना क्वेश्चन बनता है, ये तरंग दैर्ध्य क्या चीज होती है? तो तरंग दैर्ध्य के बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। पहले एक बार इसी में देख लेते हैं कि ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब ये जो 400 से 750 नैनोमीटर तक का जो अपना प्रकाश है, वो दिखने में अपने को सफेद कलर का होता है, या फिर यूं कह देता हूं रंगहीन होता है। लेकिन रियल में उसके अंदर मुख्यतः वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनका क्रम अपना पढ़ते हैं हम विबग्योर। क्या क्रम होता है अपना? विबग्योर। जहां वी का मतलब है वॉयलेट, आई का है इंडिगो, बी है ब्लू, जी है ग्रीन, वाई है येलो, ओ है ऑरेंज, और आर है रेड। ठीक है। अब इसमें जो लाल वाला है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। जबकि जो वॉयलेट है यानी जो बैंगनी है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और जो बैंगनी कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अब लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ही अपने ये देखते हैं खतरे के निशान जो है वो हमेशा लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो उसका कारण क्या होता है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए काफी दूरी से अपने को दिख जाता है, यानी इसका प्रकीर्णन कम होता है। उसके बारे में अपने विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी अपने केवल इतना ध्यान रखना है, सफेद कलर है वो कितने रंग, सॉरी, सफेद प्रकाश जो है वो कितने रंगों से मिलकर बना है? मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बना है। बाकी जितने भी कलर होते हैं वो भी इन्हीं से मिलकर बनते हैं, यानी इन्हीं में डार्कनेस या फिर लाइटनेस यानी हल्का और गहरा होने पर अलग अलग तरह के अनंत कलर बन सकते हैं। अब ये जो अपना लाल वाला होता है, लाल अपने क्या होता है? रक्त होता है, रक्त जैसा। लाल का मतलब क्या होता है? रक्त जैसा। तो जो लाल से ज्यादा है, यानी ऐसे
विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 750 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाए, तो उन तरंगों को अपने बोलते हैं अवरक्त तरंगे। कौन सी तरंगे हो गई? अवरक्त, यानी रक्त से भी ज्यादा वाली। यानी 750 तक तो लाल थी, 750 से भी अगर ज्यादा हो जाए तो वो कौन सी होती है? अवरक्त। इसी तरीके से बात करते हैं अपने जो 400 वाली है, इसका नाम अपना क्या है? बैंगनी। इसका कलर कैसा है? बैंगनी कलर है। अब बैंगनी से भी अगर कम हो जाए, मैं लिख देता हूं 400 से कम, 400 से कम हो तो उन तरंगों को क्या बोलेंगे अपने? पराबैंगनी किरणें। कैसी किरणें होंगी? पराबैंगनी। यहां मैं लिख देता हूं 750 से अधिक हो जाए। ठीक है, वापस से सुनना। अपना जो सफेद प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कहां तक होती है? 750 तक। और वो कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 कलर से, जिनका क्रम क्या होता है? विबग्योर। वी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, वी यानी वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आर यानी रेड, रेड यानी लाल, लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। अब लाल भी कैसा? रक्त जैसा। अब अगर लाल से भी ज्यादा हो जाए, 750 से ज्यादा हो जाए, तो उसका नाम क्या पड़ गया अपना? अवरक्त। और बैंगनी से कम है, उसका नाम क्या होगा अपने? पराबैंगनी किरण। अब अपने बात करते हैं ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है यदि कोई तरंग चल रही हो, इस टाइप से मान लेता हूं ये कोई तरंग चल रही है, ये क्या है? एक तरंग चल रही है। ठीक है, अब इस तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी, जैसे यहां से चला, ये यहाँ से ऊपर गई, वापस नीचे आई, जीरो हुई, माइनस में गई, वापस आई, तो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो है, इसका एक कंपन पूरा हो जाता है। क्या पूरा हो जाता है? एक कंपन। तो उस कंडीशन में ये जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तो अपने बात करें तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो पहली परिभाषा अपने क्या लिख सकते हैं तरंग दैर्ध्य की? कि एक कंपन में तय दूरी। मैं लिख देता हूं एक कंपन में तय दूरी। एक कंपन में तय दूरी अपनी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। दूसरी अगर अपने परिभाषा बनाना चाहें, तो तरंग का जो ये ऊपर वाले उठे हुए जो हिस्से है ना, इनको बोलते हैं अपने स्ट्रिंग। क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग। जबकि ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, इनको कहा जाता है गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। यानी जो हाईएस्ट ऊंचाई है इसकी, जो ऊपर वाली जो ऊंचाइयां हैं, वो तो कहलाती है इसके स्ट्रिंग, और नीचे वाली जो वो क्या कहलाती है? गर्त। अब अपने ये देखते हैं, अगर मैं कोई भी दो क्रमागत सुरंग लूं, जैसे मैंने ये लिया और ये लिया, तो इनके बीच की अगर दूरी देखूं तो वो इसके बराबर ही आएगी, क्योंकि यहां से ये जितना आगे खिसका है, इधर से भी उतना ही तो आगे खिसका है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हुई। कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य की दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी। यानी कोई भी दो क्रमागत लेने हैं, दो क्रम से यानी लगातार लेने, चाहिए दो लो, चाहिए दो लो, चाहे आगे लो। इसी तरीके से अगली तीसरी परिभाषा अपने क्या लिख सकते हैं? दो क्रमागत सुरंग की जगह क्या लिख सकते हैं? गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है अपने? तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश जो है उसकी तरंग किस टाइप की होगी? उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। तो ये अपने आ जाता है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। नेक्स्ट इससे अपने बात ये चलती है कि क्या प्रकाश जो है वो तरंग रूप के होता है या फिर कण रूप में होता है? यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश कणीय होता है या फिर तरंग के रूप में चलता है? क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर सभी चीजों की दो प्रकृति होती है, तो प्रकाश के बारे में भी अपने देखेंगे। एक तो होती है कण, और दूसरी प्रकृति कौन सी होती है? तरंग। क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? अपने प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति मैंने बताई कितनी होती है? दो, एक कण, एक तरंग। अब कण के पक्ष में कौन थे? जो सर आइजैक न्यूटन जिनका नाम है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कणिका सिद्धांत। ठीक है ना, जिसको अपने बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो वो क्या है? एक कण के रूप में व्यवहार करता है। जबकि दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइगेन, उन्होंने दिया तरंग सिद्धांत। कौन सा दिया? तरंग सिद्धांत। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत। उसके अनुसार क्या है? प्रकाश जो है वो एक कण की तरह व्यवहार करता है। जबकि दूसरे वैज्ञानिक आए, इनका नाम क्या था? हाइगेन। हाइगेन ने क्या बताया कि प्रकाश किसकी तरह व्यवहार करता है? अपने तरंग की तरह। लेकिन बाद में यह देखा गया कि प्रकाश से संबंधित अपनी जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि अपवर्तन है,
परावर्तन, व्यातिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस टाइप की घटनाओं में हमने देखा कि कुछ घटनाओं की व्याख्या तो प्रकाश को कण के आधार पर मानकर की जा सकती है, जबकि कुछ की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर जो है संभव हो पाई। तो उस कंडीशन में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था दे ब्रोगली। दे ब्रोगली, या दे की जगह अपने डी भी लिख सकते हैं, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रकाश केवल कण या केवल तरंग की तरह नहीं होता। प्रकाश की जो है वो कण प्लस तरंग यानी कि दोहरी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति होती है, यानी वह दोनों की तरह व्यवहार करता है, कण की तरह भी करता है और दूसरा वह तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो ये भी अपना क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कण, दूसरा तरंग, तीसरा दोनों, या चौथा दोनों ही नहीं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों। यानी प्रकाश की प्रकृति जो वो कण की भांति भी होती है, तरंग की भांति भी होती है। कण की भांति किसने बताया? न्यूटन ने। तरंग की भांति किसने बताया? हाइगेन ने। हाइगेन का तरंग सिद्धांत अपने पढ़ेंगे। न्यूटन का कणिका सिद्धांत होता है जो कि आपके 12th क्लास में आगे आएगा। तो अभी आपको इतना नहीं करना है क्योंकि अभी अपने 10th लेवल तक ही बात करेंगे। उसके अलावा दे ब्रोगली ने क्या बताया कि ये जो दोनों की तरह ही व्यवहार करता है, यानी कण और तरंग दोनों की ही भांति यह व्यवहार करता है। तो ये अपना आ जाता है दे ब्रोगली सिद्धांत। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रकाश के वेग के बारे में। नेक्स्ट अपना केस के बारे में बात कर लेते हैं, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो प्रकाश के वेग के बारे में अगर अपने देखें तो हमने ये देखा प्रारंभ में क्या था, प्रकाश के बारे में अलग अध्ययन करते थे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अलग से अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश जो है वो तो खुद एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही पार्ट है, तो उस कंडीशन में ये देखा गया जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश की स्पीड भी कितनी हो गई है? प्रकाश का वेग लिख देता हूं मैं, कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 की पावर 8 है, ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलूंगा तो 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। और 10 की पावर 5 का मतलब 3 के आगे कितने जीरो लगाने हैं? 5 जीरो, किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब प्रकाश की स्पीड कितनी हो गई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब आप कल्पना करके देखो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में, यानी मात्र 1 सेकंड के अंदर प्रकाश कितनी दूर चल जाता है? 3 लाख किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर ही काफी होता है, ठीक है ना। अपने से बाइक वगैरह चलाते हैं तो 50 या 60 की स्पीड में चलाते हैं, इसका मतलब अपने 1 घंटे में केवल 50 किलोमीटर चल रहे हैं, जबकि प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 3 लाख किलोमीटर। यानी प्रकाश की स्पीड जो बहुत ही ज्यादा होती है। अब अपने ये बात करते हैं, क्या प्रकाश की स्पीड सदैव इतनी रहती है या अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है? ठीक है, तो उसके ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश का वेग कोई पूछे कितना होता है तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये अपने क्या आता है? प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग। माध्यमों में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपने ले लेते हैं, जैसे मान लिया ये कोई ठोस पदार्थ है, मैं 3 डायग्राम ले लेता हूं। ये मैंने लिया है कैसा पदार्थ है? कोई ठोस है। दूसरा मैंने लिया कोई द्रव है। तीसरा मैंने लिया कोई गैस है। और चौथा मैंने लिया है एक निर्वात लिया है। निर्वात मतलब जहां पर गैस भी नहीं, यानी जहां पर कुछ भी नहीं है, वो अपना होता है निर्वात। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं ठोस के अंदर कण जो होते हैं वो पास पास में होते हैं, एकदम से जो अंतराणविक अणु होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जो भी कण होते हैं वो एकदम से पास पास में होते हैं, जबकि द्रव में अपने थोड़े दूर होते हैं। ये डायग्राम अपने छोटे क्लासों में भी आया हुआ है, ठीक है। और गैस के अंदर पड़ते हैं, द्रवों की तुलना में और ज्यादा दूर दूर होते हैं। और निर्वात में तो बीच में कोई कण है ही नहीं। अब आप ये सोचना कि मान लिया ये कोई एक होल है और अपने को इस साइड से होकर के इस साइड जाना है, ठीक है, आर पार जाना है, ठीक है।
ये जो चार मैंने होल बनाए हैं, चारों की साइज इक्वल है। ठीक है, एक व्यक्ति इधर से उस साइड जाना चाहता है, इसमें भीड़ ज्यादा है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, इसमें और कम है, और इसमें कोई नहीं है, व्यक्ति है ही नहीं बीच में। अब एक आदमी को इस साइड से उस साइड जाना है, तो अपने ये बताना है सबसे ज्यादा तेजी से वो किस में जा सकता है। तो अपने ये देखते हैं, यहाँ पर अगर वो चलेगा तो उसमें क्या है, भीड़ ज्यादा है, भीड़ की वजह से वो भीड़ से टकराते हुए जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको समय क्या लगेगा, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा समय लगेगा। यानी वो धीरे धीरे चल पाएगा, कभी किसी से टकराएगा, कभी किसी से टकराएगा। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, सर्वाधिक। मैं कह रहा हूँ समय सर्वाधिक लेगा, सर्वाधिक क्या हो गया, ये समय समय सर्वाधिक ले रहा है, तो उस कंडीशन में वेग क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर मैं लिखता हूँ सबसे कम लिख देता हूँ, चलो मैं ये लिख देता हूँ, या न्यूनतम लिख देता हूँ, इसमें वेग कैसा होता है, न्यूनतम। जबकि यहाँ पर भीड़ कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ठोस की तुलना में कम समय लगेगा, यानी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसमें और कम समय लगेगा, तो स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना समय कम लगता है स्पीड उतनी ही तेज होती है। इसमें तो देखो बीच में कोई है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी, इसमें। तो मैं लिख देता हूँ वेग जो है वो अधिकतम किसमें होगा, वेग अपने अधिकतम तो होता है निर्वात में, और सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। तो ठोस के बाद इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें क्या होता है अपने, अधिक, और इसमें लिख देता हूं कम। ठीक है ना, इसमें बहुत कम, इसमें कम, इसमें अधिक, और इसमें सर्वाधिक। और अभी जो हमने ये बात की है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये किसमें होता है, अपने निर्वात में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, निर्वात में होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड है ये किसमें होती है, निर्वात में होती है, बाकी सभी में स्पीड इससे कम होती है। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं कि क्या अपने को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत। अपने को सबसे ज्यादा प्रकाश की जरूरत क्यों है, देखने के लिए। किसके लिए है, देखने के लिए। यानी आपको ये ध्यान रखना है, बिना प्रकाश के अपने कोई भी चित्र नहीं देख पाएंगे, कोई भी वस्तु है उसको अपने देख नहीं पाएंगे। यानी प्रकाश जो है वो ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, या जिसकी वजह से अपने वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हमें देखने के लिए किसकी जरूरत है, प्रकाश की। अब अपने ये सवाल उठता है कि वस्तुएं जो अपने को अलग अलग रंग की दिखाई देती है, वो ऐसा क्यों होता है। तो उसके बारे में अपने ये चर्चा करेंगे कि जो भी अपना कलर होता है वो वस्तु का कलर नहीं होता है। जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पर दो वस्तु रखी हुई है, मान लिया इसका कलर अपने काला दिखाई दे रहा है, और इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जब इसके ऊपर श्वेत प्रकाश गिर रहा है, ये कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, या इसको रंगहीन प्रकाश कहेंगे। तो रियल में ये सफेद नहीं है, रियल में क्या है, ये सभी कलर का मिक्स है, इसके अंदर सारे कलर हैं। ठीक है ना, और सभी कलर मिलकर के इसको रंगहीन बना रहे हैं। ये प्रकाश जब इस पर गिरेगा तो ये क्या करेगा, अन्य सभी कलर है उनको तो ये अवशोषित कर लेगा, केवल जो काला कलर है उसको ये अवशोषित नहीं कर पाता है और उसको परावर्तित कर देता है। यानी ये जो काला कलर है ये क्या हो जाता है, इससे परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाता है। इस वजह से अपने को ये वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली। इसी टाइप से इसके ऊपर मान लिया सफेद प्रकाश गिर रहा है, तो बाकी जितने भी रंग है उनको तो ये अवशोषित कर लेगा, केवल जो लाल रंग है उसको ये परावर्तित कर देता है। किस रंग को परावर्तित कर रहा है, लाल रंग को। तो इस कंडीशन में अपने को ये वस्तु कैसी दिखाई देगी, लाल कलर की दिखाई देती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अपने को देखने के लिए क्या होता है, वस्तुओं में परावर्तन होता है। परावर्तन यानी टकरा के प्रकाश का वापस चले जाना, और इस परावर्तन की वजह से ही अपने को वस्तुएं दिखाई देती है, और वस्तु जिस भी कलर का परावर्तन कर रही है उसी कलर की वस्तु अपने को दिखाई देती है, और अन्य कलर क्या होते हैं, वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि हमें देखने के लिए भी किसकी जरूरत है, प्रकाश की। नेक्स्ट अपने एक नया शब्द हमको देखने को मिला है, परावर्तन। तो ये परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी परावर्तन के बारे में। परावर्तन, अब ये परावर्तन क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। तो
पहले ये बात कर लेता हूं, ये मान लिया कोई परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का मतलब मान लिया कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण। यानी ऐसी सतह है जिसके द्वारा परावर्तन किया जाए, तो इसको अपने बोल देते हैं कोई परावर्तक सतह है। अब आपको ये देखना है, यदि कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा करके आर पार जाने की बजाय टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिसमें से ये आई थी। जैसे ऊपर कैसा माध्यम है अपना? वायु है। तो वायु से तो आई और टकरा के वापस किस में चली गई है? वायु में ही चली गई है। तो इस टाइप से किसी भी प्रकाश किरण का परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। वापस से सुनना, किसी भी प्रकाश किरण का परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन में अपने ये देखते हैं, ये जो आने वाली किरण है इसको अपने बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहलाती है ये? आपतित किरण। जबकि ये जो जाने वाली किरण है, यानी जिसका परावर्तन होने के बाद जो किरण जा रही है, इसका नाम अपना होता है परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई ये? परावर्तित किरण। तीसरा अपने बात करते हैं, ये जो परावर्तक सतह है इसके ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर अपने ये लाइन या ये प्रकाश की किरण टकरा रही है उसके ऊपर अपने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब खींच देते हैं। इस साइड और इस साइड ये दोनों एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के। तो ये जो अपना आता है जो इसके ऊपर लंबवत है, इसको अपने बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, वापस से सुनना, आने वाली किरण कौन सी हुई? आपतित किरण। जाने वाली कौन सी हुई? परावर्तित किरण। और इसके जो लंबवत लाइन है वो कौन सी है? अपने अभिलंब है। किसके लंबवत है? परावर्तक सतह के लंबवत है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है इस कोण को अपने कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाता है ये? आपतन कोण। और इसको अपने लिखते हैं कोण आई से। किससे लिखते हैं? कोण आई से। इसी तरीके से अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच, ये तो अपना अभिलंब हुआ, ये अपनी परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण होता है इस कोण को अपने क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको लिखते हैं कोण आ, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। वापस से सुनना, आपतित किरण किसे कहेंगे? वो किरण जो कि इसके ऊपर आकर के गिर रही है, यानी जो आने वाली किरण है आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। 90 डिग्री का जो लंब बनाया उसको क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये अपना हो जाता है परावर्तन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में, कि परावर्तन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसका अपना आंसर होगा 2। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? अपने 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो ये 2 प्रकार अपने होते हैं। नंबर 1 तो होता है अपना नियमित परावर्तन। कौन सा अपना है? नियमित परावर्तन। और दूसरा अपना होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, एक तो नियमित परावर्तन, दूसरा कौन सा है? विसरित परावर्तन। अब ये दोनों होते क्या उनको समझना है। तो ये जो मैंने परावर्तक सतह लगाई है ये यदि समतल हो, कैसी हो? समतल हो, तो उस कंडीशन में ये जो किरणें आ रही है वो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या होता है? एक निश्चित दिशा में जाती है। तो इस टाइप का जो परावर्तन होता है इस परावर्तन को अपने क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। यानी अगर ये समांतर आई है तो वापस भी कैसे जाएगी? समांतर जाएगी सभी किरणें। तो इस टाइप का परावर्तन अपना कैसा परावर्तन कहलाता है? नियमित परावर्तन। ये कब होगा? जब अपनी परावर्तक सतह कैसी हो? समतल हो। दूसरा बात करते हैं विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन कैसा होता है? जब अपनी ये जो सतह है वो खुरदरी है, यानी परावर्तक सतह कैसी है? खुरदरी लिख सकता हूं, या फिर असमतल है, उबड़ खाबड़ जिसको अपने कह सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर कोई प्रकाश किरणें यूं आ रही है, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होता है? चारों ओर बिखर जाती है। कोई किस साइड जा रही है, कोई किधर ही जा रही है। ठीक है,
तो इस टाइप से चारों ओर ये बिखर जाती है, कोई इनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इसी दिशा में जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, चारों ओर बिखर जाती है। तो इस प्रकार का परावर्तन कौन सा कहलाता है? अपना विस्तृत परावर्तन। और ध्यान रखना, विस्तृत परावर्तन के कारण ही जब सूर्य उदय होता है, जब सुबह सुबह सूरज उगता है, तो अपने रूम के अंदर जो है सूरज की किरणें सीधे नहीं आ रही होती है, फिर भी अपने को पता चल जाता है कि दिन उग गया है, या फिर यूं कह सकते हैं अपने को पता चल जाता है रोशनी के माध्यम से ही कि सूरज जो है वो निकल आया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वो किसकी वजह से होता है? विस्तृत परावर्तन की वजह से। क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती है तो वो कई घरों पे, पेड़ों पे, अन्य पहाड़ों पे चारों तरफ वो गिरती है, और सभी उबड़ खाबड़ होने की वजह से वो प्रकाश को चारों ओर फैला देते हैं। फैला देने की वजह से जो किरणें हैं वो हमारे कमरे के अंदर तक पहुंच जाती है। तो ये अपने हो जाते हैं परावर्तन के दो प्रकार। कौन कौन से हुए? नियमित और विस्तृत परावर्तन। नेक्स्ट परावर्तन के ऊपर अपने बात करेंगे, परावर्तन के जो नियम है वो कौन कौन से होते हैं, उन नियमों के ऊपर और थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। नेक्स्ट अपना आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम जो है वो मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? पहला नियम अपना आता है कि एक तो अपना आपतित किरण, आपतित किरण यानी ये जो आने वाली किरण है वो। दूसरा अपना कौन सा है? अभिलंब है, अभिलंब। और तीसरा अपना कौन सा होता है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये तीनों जो है वो एक ही तल में होती है। तीनों क्या होती है? एक ही तल में होते हैं, यानी ये तीनों हमेशा एक ही समतल में होंगे, ठीक है ना, अलग अलग समतल में ये नहीं हो सकते। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो अपने ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तीनों की तीनों क्या है? अपना जो ये बोर्ड वाला समतल है, इस बोर्ड वाले समतल के ऊपर है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दो तो इस बोर्ड वाले समतल पे रह जाए और ये जो लाइन है ये यहां न जाकर यूं बाहर की ओर निकल आए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होने पर ये तो एक समतल में रह गई, दूसरा समतल यहां बन जाएगा। तो अलग अलग समतल में नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होती है? तीनों एक ही तल में होती है। तो ये अपना हो जाता है पहला नियम, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नियम की। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो परावर्तन का दूसरा नियम जो है वो अपना है कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। कोण आई किसके बराबर है? कोण आर के। कोण आई का मतलब कौन सा कोण है? ये अपना आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। किसके बराबर होगा? अपने परावर्तन कोण के। कौन से कोण के बराबर है? अपना परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं ये कोण और ये कोण दोनों क्या रहेंगे? बराबर। यानी ये जितनी दूर से आई है, जितने कोण से आ रही है उतने कोण से ही वापस जाएगी। जैसे मैं यहां बता देता हूं, ये अपना परावर्तक सतह, ये अपना है अभिलंब। अब एक कोई इस कोण से आई है, मान लिया ये कोई 30 डिग्री के कोण से आई है, ये किरण फर्स्ट है, तो ये जाएगी भी किससे? 30 डिग्री के कोण से ही जाएगी। यानी ये कोण भी कितना होगा? 30 का। ये फर्स्ट किरण इस साइड जाएगी। यही अगर दूसरी किरण यहां से यूं आ रही है, ये मैंने बना दिया, मान लो ये 60 डिग्री के कोण से आ रही है, ये अपनी है किरण नंबर 2, तो ये जाएगी भी किससे? 60 डिग्री से, यानी यहां से। ये अपना अभिलंब है, इस अभिलंब से इसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। ये तो यानी हमेशा ही आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये अपना हो जाता है परावर्तन का दूसरा नियम।